Hello students, how are you? Welcome back again here. Today we are going to talk about photoelectric effect. This effect was based on the particle nature of the electromagnetic radiation. As we know, the electromagnetic radiation shows both properties property of wave as well as properties of particle. But in classical mechanics, it was supposed that electromagnetic radiation shows only wave nature. So this theory is based on the particle nature of the electromagnetic radiation. What happens in this effect? Let us start. When a beam of light of sufficiently high energy is made to fall on the surface of metal, electrons are ejected. This phenomena is known as the photoelectric effect, and the electrons thus ejected are known as photoelectrons. Means what? कि जब किसी मेटल सरफेस पे सफिशिएंट हाई एनर्जी का रेडिएशन और वी कैन से बीम ऑफ लाइट फॉल होता है, तब उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, और उस इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हुआ उसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, उसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है. एज वी कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस फॉल्स ऑन द मेटल surface, and as soon as it falls on the metal surface, it ejects a single electron. It ejects single electron. That electron is known as the photoelectron. कि जैसे ही ये इंसिडेंट लाइट जिसके पास सफिशिएंट एनर्जी थी वो मेटल सरफेस पे गिरती है, फॉल होती है, वो मेटल सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करके निकाल देती है बाहर की तरफ. ओके, एंड ये चीज हम कैसे पता करते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एनसीईआरटी में कुछ इस तरह का बना हुआ है, आपको मैं दिखा रहा हूं ड्रा करके. वेट, ये इस तरह का कुछ वहां डिस्चार्ज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि, और यहाँ पर एक डिटेक्टर टाइप लगा हुआ, काउंटर कह सकते हो, एम लगा हुआ है, और ये एक इलेक्ट्रिक बैटरी से जुड़ा हुआ, और ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रेडिएशन आके फॉल हो रहा है, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक ना, यहाँ से, और फिर ये यहाँ पर जाके इस पे द्वारा. तो होगा क्या इसी से? अब ये एक तरीके का डिटेक्टर है जो पता करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए. तो यहाँ पर आपको जानना ये जरूरी है कि 1 फोटॉन. अच्छा, एक चीज और जान लो कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकल नेचर शो करता है, इट मीन्स कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक नाम फोटॉन देते हैं. तो सिंगल फोटॉन जो कि इंसिडेंट रे के रूप में आ रहा है, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है. देयर आर सम लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एज these are: frequency of incident radiation should be greater than or equal to threshold frequency. मतलब जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या ग्रेटर देन होने चाहिए. अब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी is that minimum frequency which is required to eject single electron from the metal surface. Threshold frequency is that frequency which is required to eject single electron from the metal surface. If the falling radiation does not have this threshold frequency, that in that case there will no ejection of electron. मतलब कि जब किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि फॉल हो रही है मेटल सरफेस पे, उसके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन पॉसिबल नहीं है. क्लियर?
तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम। उसी तरह हम डिफाइन कर सकते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, कि थ्रेशोल्ड एनर्जी इज दैट मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ओके, नेक्स्ट लॉ जो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, कि यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन, अच्छा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब इस मेटल सरफेस पे फॉल होगी तो कुछ जो इसकी एनर्जी होगी वो इस इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से इजेक्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, और कुछ मतलब खर्च हो जाएगी कुछ एनर्जी, और कुछ एनर्जी जो बची रहेगी वो इस इलेक्ट्रॉन को, फोटो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। समझ में आया? मतलब कि अगर इसमें टोटल एनर्जी इसकी ई है इंसिडेंट रे की, तो दिस इज इक्वल टू, तो जो ये रे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा तो उसको इजेक्ट कराने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा, दैट इज W, इसको हम लोग वर्क फंक्शन बोलेंगे आगे, और जो रेस्ट होगा एनर्जी वो इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी, हाफ mv²। ओके, हियर हाफ mv² कह सकते हैं, क्लियर, हाफ mv²। तो ये जो होगा काइनेटिक एनर्जी में और वर्क फंक्शन, यानी कि जो टोटल एनर्जी मेटल सरफेस पे फॉल होगी वो वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, एंड जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, वेट, एंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन। मतलब जितने ज्यादा फोटॉन्स फॉल होंगे, फोटॉन का मतलब समझ में आ रहा है कि फोटॉन्स क्या है? फोटॉन्स आर द रेडिएशंस, फोटॉन्स आर द रेडिएशंस, क्लियर। तो यही कहा गया कि जो इतनी ज्यादा उस फोटॉन की फ्रीक्वेंसी होगी, फोटो इलेक्ट्रॉन के जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो उतना ही ज्यादा होगा, क्लियर। नेक्स्ट, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, कि कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे मेटल सरफेस से, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन में कह सकते हो कि कितना फोटॉन्स, मतलब कितने फोटॉन्स पार्टिकल्स फॉल हो रहे हैं। अभी हमने बताया स्टार्टिंग में कि सिंगल फोटॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, तो जितने ज्यादा फोटॉन मेटल सरफेस पे फॉल होंगे उतनी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। ओके, तो ये नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड करेंगे। ओके, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, क्लियर। ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेंगे, कौन? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और जैसे ही ये फोटो इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये फोटॉन्स मेटल सरफेस पे फॉल होंगे उतनी ही तेजी से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर देखो, ओके। अच्छा, अभी हम लोगों ने थ्रेशोल्ड एनर्जी की बारे में बात कर रहे थे, तो होता क्या है कि मान लो कि रेड लाइट की रेडिएशन है, तो वो किसी मेटल सरफेस पे फॉल हो रही है, तो वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं करा पा रही है। यहां फर्स्ट केस में देखो, यहां पर कि वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं करा पाई, यानी कि रेड लाइट इस पे फॉल हुई मेटल सरफेस पे, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं करा पाई। येलो लाइट फॉल हुई और वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा के इस मेटल सरफेस के, मतलब मेटल सरफेस से निकाल के बस उसके ऊपर रख दे रही है। लेकिन जब ब्लू लाइट की रेडिएशन मेटल सरफेस पे फॉल हो रही है, तो उस केस में क्या हो रहा है कि वो उस इलेक्ट्रॉन को निकाल के कुछ दूर तक कुछ काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड कर रही है। अब ये कैसे हुआ? अब इस केस में से समझ सकते हो कि जो ये रेड लाइट है इसकी एनर्जी और जो वर्क फंक्शन की एनर्जी है उससे कम है। यही कारण है, यही रीजन है कि जिससे कि ये फोटो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर पा रही है। मतलब वर्क फंक्शन क्या है? अगर वर्क फंक्शन जैसे मान लो कि एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू है, E इक्वल टू एच न्यू है,
ओके वेट, ई इक्वल टू एच न्यू है, ये एनर्जी किसका है, ये है एनर्जी है रेड लाइट का। तो उस केस में वर्क फंक्शन यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए जो वर्क चाहिए दैट शुड बी एच न्यू जीरो। हेयर दिस एच न्यू जीरो इज द वर्क फंक्शन ऑफ radiation to emit one electron from the metal surface. Okay, wait. और ये येलो लाइट जब इस मेटल सरफेस पे फॉल होगी उस केस में ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा के जस्ट उसके सरफेस पर रख दिया। इट मींस कि जो येलो लाइट का रेडिएशन है और वो वर्क फंक्शन है वो इक्वल है, यानी कि E जो वर्क एनर्जी ऑफ रेडिएशन है वो इक्वल टू है वर्क फंक्शन के। ओके, वर्क फंक्शन मतलब क्या हो जाएगा, एच न्यू जीरो, एच न्यू नॉट, और एनर्जी कितनी थी एच न्यू, तो ये इक्वल है, यानी कि एच प्लांक्स कांस्टेंट कैंसिल, न्यू इक्वल टू न्यू नॉट, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ जो रेडिएशन है वो मिनिमम है, लेकिन न्यू नॉट क्या है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो लाइट उसके मेटल सरफेस पे फॉल हो रही है उसकी एनर्जी और जो वर्क फंक्शन के लिए जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए वो एनर्जी इक्वल है। लेकिन ब्लू लाइट के केस में क्या होगा कि जो एनर्जी इस पे फॉल हो रही है, यानी कि ई एनर्जी जो फॉल हो रही है ये ग्रेटर है वर्क फंक्शन से। तो जब ग्रेटर है वर्क फंक्शन से तो क्या होगा कि जो वो ई जो होगा ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक तो वर्क फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, दूसरा जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, दूसरा जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसी को आइंस्टीन ने ऑब्जर्व किया और उन्होंने कुछ अपना कंक्लूजन दिया, दैट इज in 1905 Albert Einstein explained photoelectric effect on the basis of quantum theory of radiation. According to Einstein, when a photon of energy h nu strikes the surface of metal, it gives its energy to an electron present on metal surface. मतलब वही कहा कि h nu एनर्जी की अगर कोई रेडिएशन मेटल सरफेस पे फॉल हो रही है तो वो अपना टोटल का टोटल एनर्जी सिंगल इलेक्ट्रॉन को, सिंगल फोटो इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से इजेक्ट कराने में खर्च हो जाएगा। और यही कहा एंड इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ न्यू, इफ द फ्रीक्वेंसी न्यू करस्पॉन्डिंग द फोटोन इज इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, मतलब फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और जो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी न्यू है वो इक्वल था। इट गिव्स इट्स इंटायर एनर्जी एच न्यू नॉट टू द इलेक्ट्रॉन, मतलब वही चीज़ मैंने जो बताया कि टोटल एनर्जी अपनी वो इलेक्ट्रॉन को दे देगा उसको इजेक्ट कराने के लिए। दिस एनर्जी इनेबल्स द इलेक्ट्रॉन टू कम आउट ऑफ द सरफेस ऑफ लाइट इज लेस देन न्यू नॉट। वेट 1 मिनट, इस बात को सोचना कि क्या जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो सिर्फ सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन को ही इजेक्ट करेगी, क्या जो इंसिडेंट रे है वो सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन को ही इजेक्ट करेगी? नहीं, वो इसके जो अंदर है यहाँ पर जो रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको भी इजेक्ट करेगी। तो होगा क्या कि जब इंसिडेंट रे की एनर्जी वर्क फंक्शन की एनर्जी के बराबर होगी तो उस टाइम में कुछ एनर्जी जो होगा वो इसको इस मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए खर्च तो होगा ही, लेकिन कुछ एनर्जी होगा जो इंसिडेंट रे का वो इस इलेक्ट्रॉन को मेटल के बल्क से, बल्क मतलब इसके मतलब नीचे वाले लेयर्स से टॉप लेयर तक लाने में भी खर्च होगा। समझना कि यहां पर जो रेडिएशन की एनर्जी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। एक तो उस इलेक्ट्रॉन को
मेटल सरफेस से इजेक्ट करने के लिए, लेकिन उससे पहले उस इलेक्ट्रॉन को मेटल के बल्क से मेटल सरफेस तक लाने के लिए भी खर्च होगा। फिर सेकेंड नंबर पे वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से इजेक्ट कराने के लिए खर्च होगा, और थर्ड नंबर पे उसकी एनर्जी, जो रिमेनिंग एनर्जी होगी, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो चीज़ स्टडी यहाँ पर नहीं होगा, हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग देखते हैं जो आइंस्टीन का जो फार्मूला था, तो उन्होंने कहा E इक्वल टू W प्लस काइनेटिक एनर्जी, और E को हम लोग एच न्यू से रिप्रेजेंट किए और W को एच न्यू नॉट से, और काइनेटिक एनर्जी हम हाफ mv² जानते हैं। क्लियर? तो अब क्या होगा, हम साइड चेंज के इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो लास्ट में, एट लास्ट हमें मिल जाएगा हाफ mv² इक्वल टू h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट, न्यू माइनस न्यू नॉट। क्लियर? यही दिस इज रिफर्ड एज आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, and for this reason Einstein was awarded by Nobel Prize. This prize is greatest prize in the world in 1921 for the same reason, photoelectric effect के लिए।